अब देखिए, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, हमने लिखना भूल गया हूं, लिख दे रहा हूं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव। उसी कड़ी के क्वेश्चन है जो 12th के थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी में डेरिवेशन थे, ये भी आगे बढ़ रहे हैं, 20 डेरिवेशन थे। हमें ड्राइव एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एट एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आपको बता दूं, वी टेक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, इट्स लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन देम पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू आर 12। हमेशा 12 लेते हैं, एल भी ले सकते हैं, लेकिन L/2 करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए 12 डिस्टेंस लेते हैं, इसका हाफ करने में फायदा मिलता है, हमको बाय 2 नहीं लगाना पड़ता है, L/2 यूज नहीं करना पड़ता, वरना कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। मिडिल पॉइंट इज O, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, पॉइंट चार्ज एट B पोजीशन प्लस क्यू, the distance between A and B twice L, distance between OA and OB is LL. It means O is the middle point. अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड ऑन पोजीशन पे। एंड ऑन का मतलब ये होता है इसके सिधाई में, ऐसे एक्सियल पोजीशन। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो ये वाली एंड ऑन पोजीशन कहलाएगी, ये वाली भी कहला सकती है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा था पहले भी आप लोगों से, हमारे पुराने वीडियो देखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेज होते हैं ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए काम करते हैं, और पॉजिटिव पोटेंशियल किसके कारण क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण। यानी पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे हम लोग यहाँ पे, वो हमेशा पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास लेंगे, कभी नेगेटिव चार्ज के पास मत बना दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण कोई भी नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, उससे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रनिंग नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा जो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे P, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, नियर बाय प्लस क्यू चार्ज हमेशा। तो ये P पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिडिल पॉइंट का R ले लिया। अब हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी भी होगी, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट काम करती है। ये देखिए EA इनवर्ट, देखिए नेगेटिव चार्ज है, ए चार्ज, हमने E1 E2 नहीं लिखा है बेटा, हमने यूज करा E1 EA EB आपको समझाने के लिए। तो ये माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इनवर्ट, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका आउटवर्ड EB। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, OAL OBL OPR। अब हमको यहां से यहां तक निकालना है डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो डिस्टेंस यहां से यहां तक के लेंगे AP, और भी किसके टर्म्स में, R और L के टर्म्स में। अब R और L के टर्म्स में ले रहे हैं तभी फायदा मिलेगा। देखिए हमने तभी AP को R और L के टर्म्स में कैसे निकाला, AO प्लस OP, तभी मिडिल पॉइंट से R लिया है। AP इज इक्वल टू AO प्लस OP, L प्लस R। ऐसे पॉइंट चार्ज B के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो BP लेंगे, तो ये डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस लेस कर देंगे, इस डिस्टेंस में से OB लेस कर देंगे। तो लिखा है BP इज इक्वल टू OP माइनस OB इज इक्वल टू R माइनस L। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ पे रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला लिया मैंने बाय यूजिंग। अब लिखेंगे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज A, ड्यू टू पॉइंट चार्ज A पे क्या है, माइनस चार्ज, माइनस ये बताएगा इनवर्ट डायरेक्शन। तो EA यानी P पर A के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। AP की वैल्यू पुट कर दी, L प्लस R या R प्लस L, और ये डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट, देखिए इनवर्ट। सिमिलरली 10 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज B, EB is equal to 1/4 pi epsilon naught R की जगह VP to the square, BP की वैल्यू पुट करिए R माइनस L आउटवर्ड।
अब ये देखिए ये इनवर्ट है ये आउटवर्ड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव से ये पता लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट है कि आउटवर्ड। इनवर्ट नेगेटिव चार्ज के कारण ये आउटवर्ड, ईबी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो नेट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, D2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी, ईबी माइनस ए। क्यों, क्योंकि चार्ज दोनों में सेम है बेटा, और ये डिस्टेंस क्या है, कम है, जितना कम डिस्टेंस होगा इसका इफेक्ट ज्यादा होगा यहाँ, तो ईबी माइनस ईए। वैसे भी आर ज्यादा बढ़ने पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, आर कम होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है स्क्वायर के। अब हमने ईबी की वैल्यू ईए की वैल्यू रख दी। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम द Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1 upon r minus l to the whole square minus 1 upon r plus l to the whole square taking LCM। LCM लेने ध्यान रखिएगा, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करा, ब्रैकेट के अंदर ब्रेक करा, इसको भी ब्रैकेट के अंदर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर एल, ये आर माइनस एल आर प्लस एल टू द होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 4rl। अब इसके बाद ये पॉइंट आपको स्ट्रिक्ट में याद रखना पड़ेगा, इसके बाद चालाकी क्या करते हैं, 4rl को ब्रेक कर लेंगे 12 इंटू 2r। कहोगे सर क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल जहां वर्ड आ जाए तो आपका Q नहीं लेना, आपको P लेना है, और P कैसे बनेगा, Q इंटू 12 इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो जहां भी इसको ब्रेक करा हमने 2r इंटू 12, वी कैन राइट एज Q इंटू 12 इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो Q इंटू 12 P रख दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 2r। जब यह P रख देंगे तब लिखेंगे R की वैल्यू L के रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा होती है, तो L स्क्वायर और भी कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू R स्क्वायर। L की डिस्टेंस जानते हो माइक्रोन तक की होती है बेटा, या मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर से कम होता है L, बस ये ध्यान रखिएगा। R तो फिर भी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर के रिस्पेक्टिवली एल स्क्वायर क्या होगा, 0.1 का 0.1 में मल्टीप्लाई करो 0.01 और कम आ जाएगा, इसलिए एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल जब P रख देते हैं तब, इसके पहले मत रख दीजिएगा यहाँ पे, जब P रख देंगे Q इंटू 12 P, उसके बाद ये लाइन करेंगे बेटा। अब देखिए हमने जब ये P रख दिया तो L की जगह 0 रख दिया, P2R, एक आर कैंसिल, देखिए 2pr अपॉन r टू पावर 4 r स्क्वायर टू द होल स्क्वायर r टू पावर 4 2p अपॉन r क्यूब। ये पैरेलल साइन बताता है इंडाउन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन है, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रॉडन पोजीशन बताने जा रहा हूं आपको। अब देखिए ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉडन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ब्रॉडन किसे बोलते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल ए भी लिया पहले वाला, O इज द मिडिल पॉइंट, टोटल डिस्टेंस इज AB इज यानी इलेक्ट्रिक डिस्टेंस बिटवीन माइनस Q प्लस Q ट्वाइस L, मिडिल पॉइंट इज O, देन O इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू स्मॉल l। जो वहां डिस्टेंस P ली थी, एंडोन पोजीशन ली थी, यहां पे ठीक बीचों बीच परपेंडिकुलर लेंगे मिडिल पॉइंट के P, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, डिस्टेंस R। ये देखिए नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ट डायरेक्शन क्या आएगी, ये इनवर्ट, प्लस चार्ज है ये आउटवर्ड, और इसके बीच में कहीं जाके इलाइज करेगा, जब इसके हॉरिजॉन्टल, ये थीटा लेंगे, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा ले लेंगे। अब आपको देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, ये भी 90 है तो ये वाजिब 90 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से AP स्क्वायर या BP स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो AP इज इक्वल टू BP अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख दिया। अब हमें cos थीटा भी चाहिए, बताऊंगा क्यों। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, OB अपॉन PB, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। By using formula E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, R is the distance। अब लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज A, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught AP स्क्वायर, AP की वैल्यू रख दी मैंने यहां से होल स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली ये इनवर्ट है ये आउटवर्ड है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर, BP की वैल्यू भी सेम इतनी आई थी, दिखा दे रहा हूं,
ये भी कितना आया था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी कितना आया था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमने कहा तो वैसे फॉर्मूला होता है ई निकालने का, ये फॉर्मूला होता है, लिखिएगा नहीं, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ई वन स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है ना ई टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई वन ई टू कॉस थीटा। कायदे से ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए था वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये वाला यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो सीधा कंपोनेंट कौन सा ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस थीटा, ये भी थीटा, ये कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। आज इससे भी निकालोगे यही चीज आएगी, तो हम शॉर्टकट पे कर रहे हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा वरना कैलकुलेशन। तो देखिए ई ए की वैल्यू रखी कॉस थीटा, ई बी की वैल्यू रखी कॉस थीटा, दोनों इत्तेफाक से सेम थिंग है, तो इसका टोटल ऐड करा, डबल आ गया, इसको ऐसे लिख देंगे डबल आ गया कि बेटा। फिर हमने चालाकी करी, अब देखिएगा इस पॉइंट पे क्या चालाकी करी मैंने, 1/4 क्यू इंटू 2L। कहोगे सर क्यों लिख दिया आपने ऐसा, क्योंकि Q इंटू 2L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर जब वाट इलेक्ट्रिक डायपोल किया जाए तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो आएगा ही, बिना उसके तो आप ड्राइवेशन ही नहीं माना जाएगा। तो आपको ये तो सोचिएगा Q इंटू 2L तो बनाना ही पड़ेगा, तो Q इंटू 2L जैसे आ जाए बस P लिख देंगे, और जब P लिख देंगे तब ये बताएंगे R इज वेरी ग्रेटर देन L, Hence L स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। कब, उसमें भी पिछले डेरिवेशन में भी यही बताया था, इसमें भी यही, जब P रख देंगे तब। तो इसको 0 रख दिया L स्क्वायर को, स्क्वायर रूट से R स्क्वायर R क्यूब आ गया। अब ये देखिए एक्सेल का हाफ है, उसमें 2 ट्वाइस P आता था, यहाँ पे P आ रहा है तो लिख दिया। खैर ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, असली डेरिवेशन तो यही था, यहीं तक। इक्वेटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर बाय गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। देखिए कि हमने पी क्यू एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर लिया है, ऐसे सोचो ये है वायर, एक मिनट बेटा, ये वायर है, ये क्या है वायर। आपने केसा के वायर तो देखे होंगे, हाई टेंशन लाइन, ऐसे वायर जाता है, आप उसके 1 मीटर या 7 फीट की रेंज में भी आ जाते हैं, 7 फीट की रेंज में, तो आपको शॉक लगता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हमने वायर को ऐसे ही लगा, ऐसे रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस सरफेस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। The surface where we have to find, the surface where we have to find electric field is called Gaussian surface. It may be real or imaginary. यानी हवा में देखो, इसमें हाई टेंशन की लाइन यानी कम से कम 10,000 वोल्ट अगर अप्लाई करेंगे तो इससे 1 मीटर की डिस्टेंस में भी आ गया अगर हम, तो हमको शॉक लगेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां काम कर रही है। तो ये सरफेस क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस है, क्या इमेजिनरी सरफेस यानी हाइपोथेटिकल। तो वैसे हमने PQ R लिया, लेंथ ली L, इससे R डिस्टेंस पे चारों तरफ कहीं भी ले ले, R यहां ले ले, चाहे यहां ले ले, चाहे यहां ले ले, चाहे यहां ले ले, इससे R डिस्टेंस पे कहीं भी हमने एक सरफेस लिया, छोटा सा पार्ट DA1। DA1 का नॉर्मल वेक्टर हमेशा क्या होगा, आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा ही होगा, अगर आप लोग की डिमांड होगी पूरा गॉस थ्योरम बना के डाल दूंगा। तो DA1 नॉर्मल वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, परपेंडिकुलर। और नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या लेते हैं, थीटा, तो यहां थीटा क्या आएगा 0, हमने इसको θ1 रखा, इसको DA1, यानी ये पूरा कर्व सरफेस एरिया है DA1। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां निकालनी है, सरफेस एक ए भी जा रहा है, एक ए भी आ रहा है। अब इसमें हल्का सा कट करा, कहोगे सर हल्का सा क्यों लेते हैं, पता नहीं कितना बड़ा वायर हो, हम तो कैलकुलस मेथड से करते हैं ताकि छोटे से छोटे वायर के लिए भी एप्लीकेबल हो और बड़े से बड़े वायर के लिए भी एप्लीकेबल हो। तो ये हमने ले लिया DA2, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकालनी है, जिस तरफ एरिया होगा उसी तरफ नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर ई के बीच एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो θ2 90 डिग्री रखा।
यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर ई दोनों सेम डायरेक्शन में थे, 0 डिग्री रखा। मैंने इसमें एंगल का कमाल होगा बेटा। ऐसे ऊपर भी एक एरिया लिया DA3, इसका नॉर्मल वेक्टर ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी है, θ3 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, θ3 90 डिग्री, यानी यहां निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हमने बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ये सिंबल जो लगता है गोला गोला इसको बोलते हैं, सर्कुलर सिंबल को बोलते हैं फॉर क्लोज सरफेस एरिया, फॉर क्लोज सरफेस एरिया। ई डी ए कॉस थीटा होता है, या ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए भी कर सकते हैं हम, उसी से ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ई डी ए कॉस थीटा। चूंकि इंटीग्रेशन है सारी सरफेस लेनी पड़ेंगी, ए बी ए बी ए बी, तो हमने A1 सरफेस लिया, dA1 cos θ1, dA2 cos θ2, dA3 cos θ3, θ1 0, θ2 90, θ3 90। देख लीजिए फिगर बिल्कुल ऐसे ही बनेगा सर, और किस तरीके में बनाइएगा प्लीज। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो cos 0 की जगह 1 रख दिया, cos 90 0, cos 90 0 0, किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, किसी भी डिजिट या फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 0 आएगा, तो आ जाएगा ई डी ए प्लस 0 प्लस 0। ये जो होता है ई डी ई तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, एरिया कौन सा लेंगे DA1, और DA1 एरिया कौन सा है कर्व सरफेस एरिया, देखिए ये कर्व सरफेस एरिया, और सिलिंड्रिकल शेप बना रहा है कि नहीं चारों तरफ, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। हमेशा यहाँ जो एरिया लेते हैं वो गॉसियन सरफेस का लेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्चुअल नहीं लेंगे गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस का एरिया क्या आएगा 2 पाई RL, तो 2 पाई DA1 की जगह 2 पाई RL। ये इक्वेशन फर्स्ट हुई। इसका रूल होता है हमेशा डरिवेशन का, बाय डेफिनेशन निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर बाय गॉस लॉ निकालिए, और दोनों को इक्वेट कर दीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। गॉस लॉ का वेरिफिकेशन नहीं बताया, वो भी बता देंगे हम। अब देखिएगा, बाय यूजिंग गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू नेट इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इनफाइनाइट लेंथ का तो हम लोग निकाल नहीं सकते बेटा चार्ज। अगर हम आपसे कहें केसा वाले जो वायर जाते हैं, जितने बिछे हैं, जितने 5 किलोमीटर का मास निकाल के बताइए कितना वजन होगा, मतलब मास। कहोगे सर इतनी लंबाई किस तराजू में तौले, कहेंगे ये वायर यूनिफॉर्मली होता है थिकनेस का, अगर 1 मीटर कट कर ले उसका मास निकाल लें तो जितने मीटर होगा मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज हम लोग इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर का चार्ज निकाल नहीं सकते। तो 1 मीटर कट कर लिया इसका, उसका जितना चार्ज हो वो कहलाता है लिनियर चार्ज डेंसिटी या लेंथ चार्ज डेंसिटी। उसमें टोटल नंबर ऑफ लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए नेट इनक्लोज चार्ज लेंथ ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यानी 1 मीटर लेंथ का चार्ज इनटू जितनी लेंथ ली गई है उसका मल्टीप्लाई। तो ये क्यू आ गया, क्यू को रख देंगे नेट इनक्लोज चार्ज में यहां पे, तो आ जाएगा फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किससे आया बाय गॉस लॉ से, ये किससे आया बाय डेफिनेशन से। और बाय डेफिनेशन में डीए जो लेते हैं गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं, इसमें जो एक्चुअल होता है उसका लेते हैं। यहां चूंकि क्या था लेंथ थी केवल 1 मीटर लेंथ का चार्ज निकाल लिया, लैम्डा कहलाया, उसमें टोटल नंबर ऑफ मीटर मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चार्ज आ गया। बाय गॉस लॉ से फाई ई की वैल्यू देखिए ये आई है और इसमें ये आई है बाय इक्वेशन फर्स्ट से, दोनों को इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट करेंगे तो स्मॉल एल कैंसिल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और लैम्डा की वैल्यू रखते हैं क्यू अपॉन एल लिनियर चार्ज डेंसिटी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आर कैप लगा दीजिएगा। ओके, अब आइए गॉस थ्योरम की बात करते हैं, उसका वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग भी जानते हैं, बड़ा आसान होता है, आपको तो खैर हार्ड लगेगा है नहीं। पहले तो गॉस लॉ है क्या हम इससे बनाते हैं। देखिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस एरिया। क्लोज सरफेस एरिया मतलब समझते हो क्या होता है? यानी चार्ज यहां भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, बाहर वाला नहीं लिया जाएगा, और ये टूटा फूटा ना हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल एनक्लोज चार्ज। टोटल एनक्लोज चार्ज या नेट एनक्लोज चार्ज। एनक्लोज चार्ज क्या होता है? जो अंदर हो या बाउंड्री पर सरफेस पे चार्ज हो या अंदर, उसको बोलते हैं एनक्लोज चार्ज। बाहर वाला चार्ज यहां काम नहीं करेगा, केवल अंदर वाला करेगा, यहां वाला करेगा, यहां वाला, यहां सब काम करेंगे। तो फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस एरिया, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल एनक्लोज चार्ज। ये हो गया गॉस लॉ। इसका नोट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, लेंथ, एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर या वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता। लिखा है डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया एंड लेंथ और वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल डिपेंड करता है इनक्लोज चार्ज पर। तो कभी क्वेश्चन आ जाए गॉस लॉ हमेशा वैलिड किसके लिए होता है? इनक्लोज चार्ज के लिए, आउटसाइड चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करती है। आउटसाइड चार्ज मतलब ये वाला चार्ज बाहर होगा, सरफेस से बाहर चार्ज, उसका चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिया जाता है, उसके कारण कुछ भी नहीं होता। इसको प्रूव भी करेंगे। भाई लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, लेंथ और वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन ओनली एनक्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज, नॉट आउटसाइड इलेक्ट्रिक चार्ज। आउटसाइड इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, एनक्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करता है। अब इसका प्रूफ, इसमें दो केस है। पहला एनक्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमने कोई चार्ज लिया प्लस क्यू, इसके सराउंडिंग आर डिस्टेंस पे कहीं भी ले लो, आर डिस्टेंस, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। हमने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया डीए, उसका नॉर्मल वेक्टर इसी डायरेक्शन में जाएगा एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, ठीक, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, या तो मेरा पहला चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी सब लिखवाई है, ठीक। अब फॉर्मूला लगाया ई डी ए वेक्टर में, अब वेक्टर साइन हटेगा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 0 लेंगे, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में यानी पैरेलल है, तो थीटा 0। हमने ई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 0 रख दी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉमन क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ डीए। और डीए क्या होता है? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। हमने कहा था यहाँ बाय डेफिनेशन में एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और चूंकि एरिया कैसे बनना है? स्फेरिकल, चारों तरफ कहीं भी पॉइंट चार्ज ये है तो इसके चारों तरफ कहीं भी ले सकते हैं, 3 डायमेंशन फिगर बनेगा यानी स्फेरिकल। और स्फेयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन पे देखिए, 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया डीए की जगह, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी केस ए यानी फॉर एनक्लोज चार्ज के लिए तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। देखिए, ठीक, डीए एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस लेते हैं, और सरफेस कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल। अब आउटसाइड के लिए देखिएगा, हमने एक चार्ज लिया आउटसाइड ये, एक इसमें एरिया ये आएगा और दूसरा एरिया ये आएगा, यानी ये A1 हो जाएगा और ये इतना A2 हो जाएगा। तो A1 का मैग्नीट्यूड हमेशा A2 के इक्वल होगा, तो दोनों सेम सरफेस है। इसको ऐसे समझिएगा बेटा, ये है, यहां चार्ज है, जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा पीछे वाला। जब इधर से आएगा तो एंगल कितना लेगा? 0 डिग्री, और जब इधर से नापेंगे तो एंगल यहां से यहां तक कितना होगा? 180 डिग्री। यानी यहां से 0 एंगल आ रहा है, इसका पॉइंट चार्ज ये है। पॉइंट चार्ज बेटा क्या है? ये पॉइंट चार्ज है, ये सरफेस एरिया 0 डिग्री एंगल बना रहा, और इधर से इसका एंगल उल्टा जाएगा 180 डिग्री। ऐसे दूसरा एरिया ये हो गया, ये वाला हिस्सा A3 और ये वाला हिस्सा ये देखिए ये A4, और मैग्नीट्यूड ऑफ A3 इज इक्वल टू A4। यहां से कितना एंगल बनाएगा? 0, और यहां से कितना बनाएगा? 180। तो हमने इसको 4 पार्ट हम ब्रेक करा। देखिए, एरिया इधर वाला, इसका 0 θ1 0, इसका θ2 180 डिग्री, फिर θ3 0, इसका θ4 180 डिग्री।
तो फॉर्मूले से EDA1 cos θ1 EDA2 cos θ2 प्लस EDA3 cos θ3 प्लस EDA4 cos θ4। θ1 0 A1 DA1। अब देखिए हमने कहा था A1 इज इक्वल टू A2 के ना मैग्नीट्यूड, तो A2 जगह क्या लिखेंगे DA1 cos 180 डिग्री, फिर A3 रखेंगे EDA3 cos 0 और DA4 की जगह क्या लिखेंगे DA3, क्योंकि मैग्नीट्यूड A3 A4 का इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी ये आएगा और ये आएगा। ठीक, अब देखिए θ1 0 θ2 180 θ3 फिर 0, इस तरफ से नाप रहा है एंगल और यहां से 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1 cos 0 की वैल्यू 1, ये हमने लिख दिया DA1 इज इक्वल टू DA2 DA3 इज इक्वल टू DA4। वैल्यू रखी, जहां 0 है वहां 1 रखा, जहां 180 है माइनस रखा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0 आएगा। आउटसाइड चार्ज के लिए क्या होता है 0, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपका गॉस थ्योरम का प्रूफ। थैंक यू सो मच। फिर यही कहना चाहूंगा, अगर आपको डेरिवेशन के और भी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, मेरे चैनल को परमानेंट वॉच करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर टू अदर एंड प्रेस द आइकन बेल फॉर न्यू अपडेशन। थैंक यू सो मच। देखिएगा, अब बताते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। आपने बोहर मॉडल पढ़ा होगा, बोहर भी नहीं, रदरफोर्ड मॉडल में, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा। व्हेन अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड टू द गोल्ड फॉइल, है ना, सम अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट टू द गोल्ड फॉइल and some alpha particle deviate more than 90 degree, some alpha particle deviate more less than 90 degree, और some alpha particle वापस गए, यहां पे वापस लौट आए, इतनी दूर टकराए भी नहीं, इतनी दूरी तक पहुंच के लौट आए। कहोगे सर क्यों? बेटा अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, +2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज, और गोल्ड न्यूक्लियस पे भी क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जबकि बहुत हाई स्पीड से दिया जाता है, इसकी स्पीड अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग स्पीड होती है इतनी मीटर पर सेकेंड, तब भी ये पूरा से टकरा नहीं पाता, उसके पहले से रिपेल होकर लौट आता है। इसी जो मिनिमम डिस्टेंस तक जा पाता है उसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच या क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। इसका बेसिक फंडा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करा गया तो काइनेटिक एनर्जी किसकी लेंगे, अल्फा पार्टिकल की। बम्बार्ड जो होगा उसी काइनेटिक एनर्जी लेंगे, न्यूक्लियस तो स्टेबल है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस की आपको लेना हो तो भी 0 होगी, तो आप इसको ऐसे ही समझिएगा, टोटल एनर्जी क्या होगी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, न्यूक्लियस की तो काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि गोल्ड फॉइल रुका हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर u 1/4πε0 q1 इंटू q2 अपॉन r। हमको क्लोजेस्ट अप्रोच चाहिए यानी r चाहिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम क्या करा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन r यहां, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां। अब इसकी वैल्यू मालूम रहती 9 इंटू 10⁻9 2 एज इट इज q1 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल प्लस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अल्फा पार्टिकल का चार्ज आपको 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस प्लस जेड होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड होता है 79, हमेशा ध्यान रखिएगा 79, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का मास हमेशा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जो हमने अपने पास से देते हैं इसलिए काउंटेबल होती है, हम लोग को मालूम रहती है 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दी थी रदरफोर्ड ने मॉडल में। इस सब की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, देखिए ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन मत करिएगा, बिल्कुल सीधा इसकी वैल्यू नियर अबाउट आती है 2.5 इंटू 10⁻15 मीटर, 2.5 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 10⁻15 मीटर होता है 1 फर्मी, 1 फर्मी। तो क्लोजेस्ट अप्रोच कभी आए 2.5 फर्मी लिख दीजिएगा, ओके।